सभी छात्रों का मार्क्स ऑफ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और मुझे ऐसा लग रहा है अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि शाम के 8 बज चुके हैं, क्योंकि आपने अपनी नियमितता बना ली होगी और नहीं बनाई हो तो भी अपनी नियमितता बना लेवे। और वो एक बात है कि मतलब पढ़ना आसान है काफ़ी, लेकिन टिका रहना, पढ़ने के लिए बैठा रहना बहुत मुश्किल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अब नियमितता बना ली होगी, नहीं बनाई हो तो भी नियमितता बना लेवे, क्योंकि जब तक आप नियमितता और निरंतरता नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और हमने पहले जो भी पढ़ा उसका रिवीजन हम बाद में करेंगे, उससे पहले आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज बजट सेट पढ़ेंगे हम। बजट सेट क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करें। तो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध सभी बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध सभी बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए माने तो मान लो एक आदमी के पास 20 रुपये हैं। मान लो एक आदमी के पास कितने रुपये, 20 रुपये हैं, और वह दो वस्तु खरीदना चाहता है और दोनों वस्तुओं की लागत 5 रुपये है। तो जितने भी बंडल बनेंगे उन्हें बजट सेट कहेंगे। जैसे 5 रुपये उसकी लागत है, तो पहली स्थिति में वो 0 कुछ भी नहीं खरीदे। तो या तो मतलब इसका हम सूत्र देखें तो इसकी मतलब समीकरण देखें तो P1x1 प्लस P2x2 लेस देन या बराबर m से, या तो m से कम होना चाहिए या m के बराबर। मतलब ये आए, m बराबर आए, ये वस्तु 1 की कीमत है, ये वस्तु 2 है, ये आम की इकाई दे रखी है और ये केले की इकाई दे रखी है। ये इसे ही बजट सेट कहते हैं कि मतलब या तो उसकी आय के बराबर होना चाहिए या आय से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने देखा किसी आदमी के पास 20 रुपये, तो वो या तो कुछ भी नहीं खरीदेगा तो ये सेटल होगा। दूसरा सेट बनेगा कि वो एक वस्तु 5 रुपये की एक वस्तु है तो खरीद लेगा और दूसरी वस्तु नहीं खरीदेगा, तो आ सकता है। दूसरी में 10 रुपये लग सकते हैं तो आ सकता है, 15 रुपये ले सकते हैं तो आ सकता है, फिर 20 रुपये एक वस्तु पे खर्च कर दे तो भी आ सकता है। और यहाँ पे एक वस्तु पर 5 रुपये खरीद, या तो पहली वस्तु के लिए 5 रुपये खरीदे, 5 रुपये खर्च करे, या दूसरी वस्तु के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे बंडल, हमें जितने भी बंडल बनेंगे उन्हें उपभोक्ता के बजट सेट कहेंगे। आपको समझ में आया नहीं आया? बजट सेट मतलब जो भी बंडल बनेंगे, मतलब 20 रुपये, या तो 20 रुपये खर्च हो जाने चाहिए और या 20 रुपये से कम खर्च होने चाहिए, 20 रुपये से अधिक खर्च नहीं होने चाहिए। जो भी बंडल बनेंगे उन्हें बजट सेट कहेंगे। आपको समझ में आ गया? एक बार और, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध सभी बंडलों को बजट सेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लो एक आदमी के पास 20 रुपये है और वह वस्तु एक के लिए 5 रुपये खर्च कर रहा है, दूसरी वस्तु के लिए कुछ नहीं खर्च कर रहा है, तो भी 5 रुपये आ सकता है। या तो 20 रुपये पूरे खर्च करने हैं या 20 रुपये से कम खर्च करने हैं, 20 रुपये से अधिक खर्च नहीं करने। 20 रुपये से अधिक खर्च करोगे तो फिर वो उपभोक्ता के लिए बंडल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी समीकरण है P1x1 प्लस P2x2 लेस देन या बराबर m से या तो कम होना चाहिए या m के बराबर होना चाहिए। ये आप कॉपी में मोस्ट लगाकर लिख देना। एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ये मोस्ट काफी बार आ चुका है यह समीकरण बजट सेट का। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बजट सेट आप समझ गए होंगे। बजट सेट जिसमें सभी बंडल, उपभोक्ता के सभी बंडल बजट सेट। और बजट रेखा से क्या तात्पर्य है, ये अभी इसमें समझते हैं। बजट रेखा, जब उपभोक्ता के सभी बंडलों को किसी रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है और m के बराबर वाली जो रेखा बनती है उसे बजट रेखा कहा जाता है। सामान्य शब्दों में बात यह है कि बजट सेट को किसी रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे बजट रेखा कहा जाता है। यहाँ पे अपन समझ सके तो यहाँ पे अपन 1 2 3 4 5 6 7 ये बना सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। अपन अगर उपभोक्ता वस्तु केले के लिए केले के लिए 1 इकाई लेना पसंद करें और इसके लिए भी 1, तो ये बजट सेट कहलाएगा। जबकि क्योंकि ये m के अंदर आ रहा है और जो m पे आएगा उसे बजट रेखा कहेंगे। अंदर आने वाले सारे पॉइंट, अंदर आने वाली सारी संतुष्टि उपभोक्ता की, वो क्या कहलाएंगे? बजट सेट। कुछ भी हो सकता है, कौन सी वस्तु को वो कम ले रहा है तो किसी को बढ़ा रहा है, या उसके पास पैसे बचा रहा है, ये सब बजट सेट कहलाएंगे। लेकिन जब बजट सेट जब उसकी आय पूरी खर्च हो जाती है तो वो बजट रेखा कहलाएगी। उपभोक्ता की पूर्ण आय खर्च हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी? बजट रेखा।
और बजट सेट उपभोक्ता के सभी बंडल, जो भी उसकी स्थितियां बन रही है वो बजट सेट कहलाएंगे। तो बजट रेखा आपको समझ में आ गया होगा। बजट रेखा जब उपभोक्ता के सभी बंडलों को किसी रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है और एम के बराबर वाली जो रेखा बनती है उसे बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा की समीकरण क्या है? तो P1x1 प्लस P2x2 बराबर m। क्या है? P1x1 प्लस P2x2 बराबर m। और अगर पूछे कि बजट रेखा की प्रवणता क्या है, तो बजट रेखा की प्रवणता है माइनस P1 बटा P2। बजट रेखा की प्रवणता क्या है? माइनस P1 बटा P2। बजट सेट और बजट रेखा आप समझ गए। बजट सेट सभी बंडलों को बजट सेट है, उपभोक्ता उसमें संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन पूरी आय खर्च करे या ना करे, उसके बराबर खर्च कर दे या उससे कम खर्च करे, अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए कहने का मतलब। अब उसकी आय होगी एम आय से, या तो एम की आय से कम खर्च करना है या एम आई के बराबर। पर बजट रेखा एम आई के बराबर उसकी पूर्ण आय खर्च हो जाती है, वो बजट रेखा कहलाएगी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हम बजट रेखा की प्रवणता। हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा था बजट रेखा की प्रवणता माइनस P1 बटा P2, यही है ना। ये माइनस यहाँ पे दोनों के लिए मतलब माइनस P1 बटा P2। इसको हम बजट रेखा की प्रवणता को मूल्य अनुपात भी कहा जाता है। और इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि बजट रेखा की प्रवणता की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, कि इसको सिद्ध करना है कैसे माइनस P1 बटा P2 आया है। तो मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता की व्युत्पत्ति। सबसे पहले डायग्राम में बात करें तो यहाँ पे डेल्टा x1 और यहाँ पे डेल्टा x2। डेल्टा मतलब होता है बदलाव, क्या बदलाव हुआ डेल्टा x1 में, क्या बदलाव हुआ डेल्टा x2 में बढ़ने के कारण इसमें क्या बदलाव हुआ, या इसमें घटने के कारण उसमें क्या बदलाव हुआ। तो इसमें हम सबसे पहले समीकरण की बात करें तो बजट रेखा की समीकरण क्या है? हमने पिछली स्लाइड में देखा था P1x1 प्लस P2x2 बराबर m। यही है समीकरण, बजट रेखा की समीकरण। और जबकि बजट सेट की पूछे तो वो यहाँ पे खाली लेस देन लग जाएगा, है ना। तो इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि यह माइनस P1 बटा P2 कहाँ से आया, कैसे आया है, इसकी व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। बजट रेखा की प्रवणता या बजट रेखा की या मूल्य अनुपात की प्रवणता की व्युत्पत्ति। P1 सबसे पहले समीकरण P1x1 प्लस P2x2 बराबर m। और यहाँ पे हम डेल्टा x1 का मान लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे x1 का मान क्या है? x1 का है ये, तो हमने लिख दिया x1 प्लस डेल्टा x1। और P2 ऐसा कैसा लिख दिया, और x2, ये x2 का मान ये x2 प्लस डेल्टा x2 बराबर m। ये दूसरी समीकरण बना लेंगे। फिर दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटाएंगे, तो दूसरी समीकरण में पहली समीकरण को घटाएंगे तो ये x1 प्लस x2 ये घट जाएगा कहने का मतलब। तो बचा हुआ लिख देंगे P1, ये x1 घट गया तो डेल्टा x1 रह जाएगा, प्लस ये P2 ऐसा कैसा लिख देंगे, और x2 घट गया तो प्लस डेल्टा x2 रह जाएगा, बराबर m से m कट जाएगा और क्या बच जाएगा? 0। ठीक है, अब हम इनको इधर उधर भेज देंगे, इसको इस P1 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस P1 हो जाएगा, और इस P2 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस P2 चला जाएगा। इस तरीके से P1 बटा P2 आ जाएगा माइनस का, सामने परिवर्तन डेल्टा x2 बटा डेल्टा x1 बराबर माइनस P1 बटा P2, और यह सिद्ध हो चुका है। एक बार और समझने का प्रयास करिएगा कि मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की व्युत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले बजट रेखा, ये बदलाव x1 में क्या बदलाव हुआ और x2 में क्या बदलाव हुआ, यही तो है बात। तो समीकरण, पहले समीकरण क्या है? बजट रेखा की समीकरण है P1x1 प्लस P2x2 बराबर m, लिख देंगे समीकरण 1। समीकरण 2 में हमें x2 का मान यहाँ से रख देंगे x1 प्लस डेल्टा x1, और यहाँ पे x2 का मान यहाँ से रख देंगे x2 प्लस डेल्टा x2 बराबर m। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये आएगा P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 बराबर m। और फिर हम इधर उधर भेज देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा डेल्टा x2 बटा डेल्टा x1 बराबर माइनस P1 बटा P2। और हमें यही सिद्ध करना था कि बजट रेखा की प्रवृत्ति की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। बजट सेट में बदलाव, ये मतलब उपभोक्ता की आय बढ़ती है या उपभोक्ता किसी वस्तु में वृद्धि होती है, कमी होती है, उपभोक्ता की आय घटती है,
तो बजट सेट में या बजट रेखा में क्या क्या बदलाव आते हैं, ये इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उपभोक्ता की आय में कमी। कोई भी बजट रेखा है, ये कोई भी बजट रेखा है, बजट रेखा बनी हुई है, उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो वो वस्तु 1 को भी कम लेगा और वस्तु 2 को भी कम लेगा, तो बजट रेखा अंदर की ओर खिसक जाएगी। आपको समझ में आ गया कि यदि उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो बजट रेखा अंदर की ओर खिसक जाएगी। दूसरा बदलाव देखिए, तो दूसरा बदलाव ये है कि आय में वृद्धि, कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो ये बजट रेखा है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वह वस्तु 1 को भी अधिक लेगा और वस्तु 2 को भी अधिक लेगा। और हमें ये बजट रेखा की तो बात वही है कि जहाँ पूरी आय खर्च हो जाए तो वस्तु को अधिक लेगा तो ये बाहर की ओर खिसक जाएगी। अगर पूछे कि उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा, तो बजट रेखा अंदर की ओर खिसक जाएगी। और अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो बजट रेखा बाहर की ओर खिसक जाएगी। तीसरी स्थिति ये बनती है कि केले में वृद्धि, के मतलब ये केला है इधर और ये आम है, तो अगर केले में वृद्धि होगी तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे वस्तु 1 या वस्तु 2 भी लिख सकते हैं। वस्तु 2 या केले में अगर परिवर्तन होगा तो बजट रेखा की क्या स्थिति होगी, तो बजट रेखा प्रवण हो जाएगी, अर्थात अंदर की ओर खिसक जाएगी। अगर वृद्धि होगी तो बजट रेखा अंदर की ओर खिसक जाएगी और प्रवण हो जाएगी। और चौथी स्थिति में है कि अगर केले में कमी, अगर उपभोक्ता की वस्तु 2 भी लिख सकते हैं या वस्तु 1 भी लिख सकते हैं कि वस्तु 2 में कमी होगी तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा, बजट रेखा की स्थिति कैसी होगी, तो बजट रेखा की स्थिति सपाट हो जाएगी, अर्थात सपाट मतलब यूं एक तिरछी हो जाएगी एक हिसाब से। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आज हमने एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो बजट रेखा अंदर की ओर खिसक जाएगी। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो बजट रेखा बाहर की ओर खिसक जाएगी। उपभोक्ता की आय या वस्तु 2 या केले में वृद्धि होगी तो बजट रेखा प्रवण हो जाएगी। और अगर केले में कमी होगी तो बजट रेखा सपाट हो जाएगी। ठीक है, आज हमने उपभोक्ता का बजट पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा, उपभोक्ता का बजट। और उपभोक्ता के बजट में सबसे पहले हमने बजट सेट पढ़ा, उसके बाद में हमने बजट रेखा पढ़ा, फिर मूल्य अनुपात या बजट रेखा की प्रवणता की व्युत्पत्ति पढ़ी, और चौथा हमने बजट सेट में बदलाव पढ़ा। ठीक है, तो उपभोक्ता का बजट आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्टिंग से अपने हाथों पे गिनना। सबसे पहले हमने पाठ शुरू किया तो सबसे पहले हमने उपयोगिता पढ़ा। उपयोगिता के बाद हमने पढ़ा उपयोगिता 2 प्रकार की होती है, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता में हमने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और तीसरा पढ़ा था हमने हास्यमान उपयोगिता नियम। क्रमवाचक उपयोगिता में हमने अधिमान वक्र पढ़ा, अधिमान मानचित्र पढ़ा और एकदिष्ट अधिमान पढ़ा। और आज हमने उपभोक्ता के बजट में सबसे पहले बजट सेट पढ़ा, फिर बजट रेखा पढ़ा और फिर बजट रेखा की व्युत्पत्ति या बजट रेखा की प्रवणता की व्युत्पत्ति या मूल्य अनुपात की व्युत्पत्ति ये पढ़ा। और चौथा पॉइंट हमने बजट सेट में बदलाव पढ़ा। तो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करें, और किसी दिन क्लास से वंचित हो जाएं तो आप निश्चिंत रहे कि आपको क्लास मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी। किसी दिन किसी कारणवश क्लास नहीं मिल पाए तो आपको चिंतित नहीं होना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास के साथ में।